जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अक्सर मुल्क कुछ केसेस होते हैं जो आईसीजे लेकर जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का भी एक केस आईसीजे में है, कुलभूषण जाधव का। पाकिस्तान ये कहता है कि कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है। इंडिया कहता है कि वो रॉ का एजेंट नहीं है, वो हमारा एक्स नेवल ऑफिसर गए, आप उसे वापस करो। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, ये काम कैसे करती है? क्या ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह नॉर्मल कोर्ट काम करती है? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की, क्या यहां पर भी वकील होते हैं? क्या यहां पर भी मुंशी आपका एफिडेविट बैठ के गड़गड़ बाहर वो करता रहता है? तो बहुत कुछ है जानने को, निकल पड़ते हैं और जानते हैं आईसीजे के बारे में। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन गए, उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर गया नीदरलैंड की द हेग में। ठीक है, और ये अकेला एक यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड नहीं है। इसके अलावा बाकी के 5 के 5 ऑर्गन न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। अच्छा, यूएन का चीफ जुडिशियल ऑर्गन कहा जाता है आईसीजे। जैसे हिंदुस्तान का चीफ जुडिशियल ऑर्गन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक उसी तरह यूएन का चीफ जुडिशियल ऑर्गन है आईसीजे, और इसको कभी कभी वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इसको बनाया गया था 1945 में यूएन चार्टर को पास कर और 1946 में इसने वर्क करना शुरू किया था, जब इसने परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को, जो कि 1922 से वर्क कर रहा था, 1946 में रिप्लेस किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले 1922 में बनाया गया पीस पैलेस में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वर्क करता था एज अ वर्ल्ड कोर्ट के तौर पर। लेकिन जब यूएन बना 1945 में, तो एक यूएन चार्टर पास करके 1946 में आईसीजे का निर्माण होता है इसको रिप्लेस कर। एंड यूएन की जितनी भी 193 मेंबर कंट्रीज हैं, वो ऑटोमेटिकली इस कोर्ट की पार्टी मानी जाती हैं। And those nations that are not members of the UN may become parties to the court statute with the help of the Article 93 procedure. कई सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो UN का मेंबर नहीं है, मगर फिर भी वो एज पर आर्टिकल 93 ऑफ द आईसीजे वो इनकी पार्टियां बन सकते हैं, वो अपना मुद्दा यहां पर लेकर आ सकते हैं। कहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब सवाल ये उठता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? उसको जानने से पहले कुछ बातें और। अच्छा, आईसीजे का चीफ फंक्शन क्या है कि जो भी पार्टियां इनके सामने कोई भी मुद्दा लेकर आएंगी, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ उसका वारा न्यारा करना, उसका समाधान करना। द कोर्ट ऑल्सो गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर सबमिटेड बाई एनी ऑफ द यूएन बॉडी और स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी या यूएन इनके सामने किसी भी तरह के लीगल मैटर्स को रखती है, तो आईसीजे उन मुद्दों पर अपनी एडवाइस देती है। The UNSC, the United Nations Security Council, can enforce ICJ judgment as per the UN Charter. जो भी ICJ का डिसीजन लिया जाएगा, UNSC उस डिसीजन को इन्फोर्स कर सकती है, उसको लागू कर सकती है एज पर द UN Charter. However, the permanent member of the UNSC can veto against any such ruling. लेकिन ICJ के डिसीजन को ओवर रूल करने की पावर उन 5 परमानेंट मेंबर के पास है, जिनके पास वीटो पावर गए: चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका एंड ब्रिटेन। अच्छा, आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब एक सवाल है इसकी कॉम्पोजिशन। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेज होते हैं, जिनमें से एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, यहां पर हर जज का टेन्योर होता है 9 साल का। कोई भी जज यहां पर 9 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है। अच्छा, इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? इनको इलेक्ट किया जाता है इंडिपेंडेंटली यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और यूएनएससी के द्वारा। वो कैंडिडेट जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है यूएनजीए में और यूएनएससी में, वही आपका एज अ जज के तौर पर नियुक्त होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एक बात याद रखिएगा,
एक वक्त में एक नेशन का सिर्फ एक ही जज आईसीजे का मेंबर बन सकता है। एक मुल्क के दो जज, मतलब एक नेशनैलिटी के दो जज एक वक्त में आईसीजे के मेंबर नहीं रह सकते। और आईसीजे में करीब करीब टोटल 15 जज होते हैं। द आईसीजे इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। जैसे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेस हैं, लेकिन यहां पर कोई चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अच्छा, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होती है, मतलब 1/3 सीट हर 3 साल के बाद उस पर इलेक्शन होता है। जो जज रिटायर हो जाते हैं री इलेक्शन के लिए, याद रखिएगा जो रिटायरिंग जज होते हैं वो उसी पोजीशन पर दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे। द मेंबर ऑफ द आईसीजे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट बट आर इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट। किसी भी मुल्क का, मान लीजिए अगर हिंदुस्तान का कोई जज आईसीजे में इलेक्ट होता है, अभी एक जज है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आईसीजे में इस वक्त इंडिया का कौन सा जज है। कोई भी जज अपने देश की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करेगा। वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ काम करेगा, ना कि अपने मुल्क के अकॉर्डिंग काम करेगा। द जज must possess the qualification required in their respective country for appointment to the highest judicial offices or be jurist of the recognized competence in international law। अब एक सवाल उठता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। जिस भी बंदे को आईसीजे का जज बनाया जाएगा वो अपने मुल्क की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो, या तो वो आपका इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कंपीटेंस हो। अच्छा, जो 15 जज होते हैं उनमें से 3 अफ्रीका से, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबिया से, 3 एशिया से, 5 वेस्टर्न यूरोप से और 2 ईस्टर्न यूरोप से हमेशा इलेक्ट किए जाते हैं। 15 जजेस के अलावा एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक रजिस्ट्रार होता है। एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट पार्टी टू द चार्टर डेजिग्नेट अ ग्रुप दैट प्रपोज कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द आईसीजे जज। और जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होती है, मतलब जितने भी आपके मुल्क होते हैं, उनको आपका प्रपोज कैंडिडेट का नाम देने के लिए कहा जाता है आईसीजे के जजेस के तौर पर। उसके बाद यूएनजीए और यूएनएससी मिलकर डिसाइड करती हैं, जिसको मेजॉरिटी का वोट मिलता है वही बनता है। अब आईसीजे के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले होता है कंटेंटियस केसेस। आईसीजे इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ सेटल डिस्प्यूट ऑफ लीगल नेचर दैट आर सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स। आईसीजे जो होता है वो किसी भी केस का बंटवारा जो उसके सामने किसी मुल्क के द्वारा रखा जाता है, किसी 2 मुल्क के द्वारा रखा जाता है या मुल्कों के द्वारा रखा जाता है, उसका व्यारा न्यारा इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग करता है। कंट्रीज शुड अप्लाई एंड ओनली देन अपीयर बिफोर द आईसीजे। कंट्री पहले अप्लाई करेगी, जब वो आईसीजे में रजिस्टर हो जाएगा केस, तभी जाकर कंट्री क्या करेगी, अपीयर होगी आईसीजे के सामने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अदर अथॉरिटीज एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग बिफोर द आईसीजे। आईसीजे में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकती है, लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक आशियान, अरब लीग, ये नहीं जा सकते। कोई और अथॉरिटी या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अपना केस लेकर नहीं जा सकता। The court can only deal with a dispute when the state concerned have recognized its jurisdiction। आईसीजे किसी केस को तभी डील करेगी जब आपका जो स्टेट है, जो अपने डिस्प्यूट को आईसीजे में रजिस्टर करवा रही है या वो चाहती है कि आईसीजे इसका बंटवारा करे, वो उनकी जुरिसडिक्शन को मान्यता देगी। तो जजमेंट फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा दोनों पार्टी के ऊपर विदाउट एनी अपील। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जुरिसडिक्शन होता है एडवाइजरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूएन के 6 ऑर्गन होते हैं, जिनमें से एक ऑर्गन ये है। अच्छा, ये एडवाइजरी मतलब ये एडवाइस किसको देते हैं? यूएन की 5 ऑर्गन को, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, और इसके अलावा एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आईसीजे से एडवाइस मांगता है तो वो इसको एडवाइस करेंगे लीगल मैटर पर। Despite having no binding force, the court advisory opinion nevertheless carry great legal weight and moral authority and thus help in the development and the clarification of international law।
देखिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि आईसीजे की सारी बातों को माना जाए। मैंने आपको बताया कि आईसीजे के डिसीजन को भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बदल सकते हैं वीटो पावर इस्तेमाल कर। लेकिन आईसीजे जो भी एडवाइस करेगा उसकी अपनी एक लीगल वेट होती है, उसकी अपनी एक मॉरल अथॉरिटी होती है, उसके ओपिनियन की, जो इंटरनेशनल लॉ को समझने में, उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद करती है। तो ऐसा ही नहीं है कि आईसीजे ने कोई एडवाइस दिया तो आप इसी तरह फाड़कर फेंक दोगे, डस्टबिन में डाल दोगे। लेकिन आईसीजे की भी लिमिटेशन होती है। क्या? पहला, इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैंने जैसा कि बताया किसी भी इंडिविजुअल का केस यहां पर नहीं लड़ा जा सकता। अगर वो इंडिविजुअल वॉर क्राइम का अक्यूज्ड है, या कह सकते हैं उसके खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, मतलब ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, तो यहां पर आईसीजे कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, या तो मान लीजिए कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो तो फिर वो ह्यूमन देखे, वो आईसीजे नहीं देखती है। एज इट इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, बिकॉज ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। इट डज नॉट हैव अ प्रोसिक्यूटर एबल टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। यहां पर कोई प्रोसिक्यूटर नहीं होता है जो किसी इंसान के या किसी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किसी क्राइम को इनिशिएट करे यहां पर प्रोसीडिंग के तौर पर। द आईसीजे इज नॉट एन एपेक्स कोर्ट विच इंटरनेशनल कोर्ट कैन टर्न टू। ये कोई कह सकते हैं वर्ल्ड कोर्ट से कहा जाता है, ये कोई एपेक्स कोर्ट नहीं है। जैसे हमारे मुल्क में एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट लीगल कोर्ट, जहां पे आप अपील कर सकते हैं। तो ये जो आईसीजे है ये कोई एपेक्स कोर्ट नहीं है कि कोई भी मुल्क, अगर मान लीजिए उस मुल्क में वो मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है तो सीधे आईसीजे पहुंच जाए। इट इज ऑल्सो नॉट अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द पीपल। और ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि आईसीजे लोगों की आखिरी आशा है कि यहां पर इंसाफ मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो डज नॉट एक्ट लाइक एन अपील कोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। However, it can make a ruling on the validity of the arbitration award. जो भी रिजल्ट दिया गया है उसकी वैलिडिटी पर ये रूल दे सकता है, अपना फैसला सुना सकता है। बाकी आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये एपेक्स कोर्ट है, यहां पर हर मुद्दों का सॉल्व हो जाना लाजमी है, जो मुद्दे आपके मुल्क में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, कोई एपेक्स कोर्ट नहीं है। द आईसीजे किसी भी केस में संज्ञान नहीं ले सकता, सुओ मोटो नहीं ले सकता। ये सिर्फ उन्हीं केसेस को सुन सकता है अगर मुल्क उन केसेस को इस तक लेकर पहुंचते हैं तो, रजिस्टर कराते हैं तो। ये किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते एंड रूल नहीं कर सकते ऑन द एक्ट ऑफ द स्टेट। अच्छा, द आईसीजे ओनली हैज ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन कंसेंट। इनका जो भी ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कंसेंट की बेसिस पर होता है। 15 जजेस जो होते हैं वो कंसेंट के बेसिस पर आपका फैसला सुनाते हैं। कोई कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन इनका नहीं है। एंड इट डज नॉट इंजॉय अ फुल सेपरेशन ऑफ पावर with permanent member of the Security Council being able to veto enforcement of cases even those to which they consented to be bound। जैसा कि मैंने बताया कि आईसीजे के डिसीजन को भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में से कोई एक मेंबर भी वीटो पावर इस्तेमाल कर बदल सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि आईसीजे कोई हाईएस्ट अपीलीट कोर्ट है और आईसीजे का बड़ा बोला बाला है। ठीक है, हाँ लोग बिलीव करते हैं कि आईसीजे का फैसला बाइंडिंग होगा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर कह सकते हैं कि दो मुल्क आपस में डिसीजन नहीं मानते हैं, जैसे कि कुलभूषण जाधव का केस है। तो उम्मीद है आईसीजे मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु पंचाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।